हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी 2.0 में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है जीजा और साली की ऐसी कहानी जो आपका दिल दहला देगी। हम लोग गांव के रहने वाले थे। गांव में रोजगार ना होने के बराबर था। लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे। मगर गांव के आम लोगों के पास जितनी ज़मीन उनके हिस्से में थी, उस ज़मीन से लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि गांव के आधे से ज़्यादा ज़मीन पर गांव के चौधरी का कब्जा था। वो उस ज़मीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती बाड़ी करवाया करते थे। उन क्योंकि गांव में आधे से ज़्यादा लोगों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती थी कि वह अपनी कोई ज़मीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। इसलिए गांव के चौधरी की ज़मीनों में पर काम करने के लिए मजबूर थे। मैं भी गांव के एक ऐसे ही घराने से संबंध रखता था जिसके पास अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी, और मैं गांव के चौधरी की ज़मीन पर काम किया करता था। मगर वह कड़ी मेहनत के बाद बस कुछ रुपए ही मेरे हाथ में पकड़ा देता था। मैं अपने गरीबी से तंग आ चुका था और मैंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा। लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो यह कि शहर में मेरा कोई जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था। मेरी पत्नी के दूर के मामा थे, लेकिन उनसे मेरी बनती नहीं थी, या यूँ कहना चाहिए कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो उनसे कांटेक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और दूसरी बात यह कि मेरे हाथ में कोई भी हुनर नहीं था जिसके ज़रिए शहर में मुझे कोई नौकरी मिल सके। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। शुरुआती शिक्षा मैंने अपने गांव में ही हासिल कर ली थी, मगर फिर भी शहर जाकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मगर गांव के चौधरी की जानकारी में गांव से निकलकर शहर जाना आसान नहीं था, क्योंकि हवेली के रहने वाले चौधरी यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके खेतों पर काम करने वाले मजदूर उनकी गुलामी छोड़कर शहर जाएं। मैं बहुत ही मुश्किल से छुपता छुपाता शहर आ गया था। शहर आते ही मुझे रहने की समस्या हुई थी। उसका हल मैंने ऐसे निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी खाली बिल्डिंग के नीचे अपना डेरा डाल लेता। इस तरह कुछ दिन परेशानी में गुजर गए, लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी मजदूरी नहीं मिली। जिसके पास जाता वह महंगाई का रोना रोता और अपना सूखा मुंह लेकर खामोश हो जाता। जब बहुत दिनों तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने वापस जाने का इरादा कर लिया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था, उसी दिन मुझे एक बिल्डिंग में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने यह काम भी बहुत ही खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि गांव में जाकर चौधरी के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस बिल्डिंग में काम करते गुजर गए थे। मैं अब इसी बिल्डिंग में एक कोने में सोने लगा था, मगर अब मैं इस ज़िंदगी से तंग आ चुका था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिससे कि मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा मुश्किल से होता था। मैंने अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात विक्रम नामी एक आदमी से हुई। जल्द ही काम के सिलसिले में यह मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगी। अब मैं बिना झिझक के उसके घर भी आने जाने लगा था। विक्रम ठेकेदारी का काम करता था, मगर उसका काम भी इतना ज़्यादा नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से उसके ठाट बाट थे, उससे जाहिर होता था कि वह बहुत पैसे वाला है। मगर उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता था। उसके ऐशो आराम देखकर मेरे दिल से हैरत होती थी कि उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। एक कारण यह भी था मेरे उससे दोस्ती करने का, कि मैं चाहता था कि वह मुझे भी अपने साथ कारोबार में शामिल कर ले, ताकि मैं भी उसकी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं। लेकिन अभी तक उसने मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, सिवाय इस बात के कि वह एक ठेकेदार है और मज़दूरों को अपने साथ काम करवाता है। लेकिन मैंने नोट किया था कि उसका ध्यान ठेकेदारी की तरफ बिल्कुल नहीं था, और इसी बात ने मुझे हैरत में डाले रखा था। और आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि वह ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वह इतनी ऐश भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उसने मुझे जो काम बताया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। उसने मुझे बताया कि वह लड़कियों और औरतों को नौकरी दिलाने के बहाने कोटे पर ले जाकर बेच देता है, जिसकी वजह से उस पर पैसों की बारिश होती है। यह बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है कि वह अपनी ज़िंदगी इतने आराम से गुजार रहा है।
उसने मुझे भी अपने काम में शामिल होने का ऑफ़र दिया। यह सुनकर मैं तो हक्का-बक्का रह गया और उसका चेहरा देखने लगा। अभी मैं उसकी इस बात को हजम नहीं कर पाया था कि वह यह गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से ऊपर उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने का ऑफ़र कर दिया था। मेरा परेशान होना तो बनता था। मैंने उससे सोचने के लिए कुछ समय मांगा। मैं भी अपनी गरीबी से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पैसे भेजने का इंतज़ार कर रहे थे और मैं यहाँ अपने हालात से जूझ रहा था। यही सब सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और अगले दिन मैं बुज़दिल के साथ काम पर रवाना हुआ। पूरा दिन विक्रम की यही उसी बात के बारे में सोचता रहा। रात के समय मेरी उससे फिर मुलाकात हुई तो उसने मेरे फैसले के बारे में पूछा तो मैंने बगैर सोचे समझे उसके साथ काम करने को हामी भर दी। तो वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह मुझे अपने साथ कोठी पर ले गया। दिन का समय था। पूरे कोठी पर सन्नाटा छाया हुआ था। आधे से ज़्यादा लोग रात भर जागने के बाद अब दिन में अपनी नींद पूरी कर रहे थे। विक्रम ने ले जाकर मुझे उस कोठे की मालकिन से मिलवाया जो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लिया और विक्रम से पूछा, क्या यह काम कर सकता है? तो विक्रम ने फौरन हामी भरी और उस औरत को विश्वास दिलाया कि मैं इसके साथ ही काम करूंगा और इसे सब कुछ सिखा दूंगा। कोठे की मालकिन ने फिर कहा कि अभी फ़िलहाल मुझे कुछ लड़कियों की ज़रूरत है, तो मेरे लिए लड़कियों का इंतज़ाम कर दो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और विक्रम के साथ ही वहाँ से उठकर आ गया। जब हम विक्रम के घर पहुँचे तो विक्रम ने ही मुझे सलाह दी कि मैं एक गांव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आओ और कोठी पर जाकर बेच दो, क्योंकि वह भी इसी तरह काम किया करता था। मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उस गांव की तरफ चल दिया। विक्रम यह काम अकेला नहीं करता था, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा गिरोह था। इस काम को करने के लिए अब मुझे अंदाज़ा हुआ, क्योंकि इस गांव में ऐसे कई आदमी मौजूद थे और वह भी जो विक्रम के भेजे हुए थे। सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव और इलाकों में भी यह गिरोह सरगर्म था और अपना काम बहुत ही अच्छे से अंजाम दे रहा था। मैंने अपने ठेकेदार से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी, लेकिन मेरा ठेकेदार मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने नौकरी ही छोड़ दी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं विक्रम के बताए हुए गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरा ज़मीर मुझे कचोट रहा था। जब इस गांव में पहुंचा तो शाम का समय हो रहा था। बस से उतरकर मैंने आसपास देखा तो शाम का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। मुझे अपना आज भी इसी अंधेरे का एक हिस्सा मालूम हो रहा था। मैं मरे हुए कदमों से बस स्टैंड से निकलकर गांव जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। कदम मेरे ऐसे हो रहे थे जैसे किसी ने उनमें वजन बांध दिया हो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटा हुआ गांव की तरफ चला जा रहा था। मेरे दिल पर बोझ पड़ता ही जा रहा था। ऐसे में मुझे कुछ दूर खेत में डूबता सूरज से भी आग का गोला मालूम हो रहा था। मुझे एक तांगा वाला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने उसे रोककर गांव जाने वाली सड़क पर चलने को कहा। खामोशी से किराया तय करके उसके साथ बैठ गया। मैं रास्ते भर बिल्कुल खामोश रहा। तांगे वाले ने बातचीत के इरादे से खुद ही अपनी गरीबी का दास्तां सुनाना शुरू कर दी और मैं सोच में पड़ गया कि मैं भी तो गरीबी से तंग और मजबूर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तांगे वाले से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। उसने मुझे अपना मेहमान बनने का ऑफ़र कर दिया, क्योंकि शहर से आए हुए लोगों से उनको एक सहारा यह मिलता था कि वह लोग वापस जाते हुए कुछ पैसे उनको दे जाते थे। यही वजह थी वह मेरे साथ इस कदर अच्छे से पेश आ रहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वो तांगे वाला फिर बोला कि हमारे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर में ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैं बोला कुछ नहीं। उसने फिर बताया कि उसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए एप्लीकेशन जमा कराई है। उसकी बेटी 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। यह बताते हुए उसके चेहरे पर गर्व छलक रहा था। उसने गर्व से अपनी बेटी के लिए यह बात बोली थी। यह गर्व देखकर मैं नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया। एक पल के लिए मेरा जी चाहा कि उसे मना कर दूं,
कि वह अपनी बेटी को नौकरी के लिए शहर ना भेजे, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाया और उसका धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरी विक्रम के गिरोह के आदमी से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे आगे के काम के बारे में समझाया। कुछ दिन तक हम अपना काम करते रहे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए तैयार करना आसान काम नहीं था। कुछ दिन की मेहनत के बाद मैं गांव से वापस शहर जा रहा था और उस समय मेरे साथ 4 लड़कियां थीं जो शहर में नौकरी करने के इरादे से मेरे साथ जाने पर तैयार हो गई थीं। उन सब की उम्र लगभग 25 साल के लगभग थी, मगर पहली बार शहर जाते हुए वह बेहद घबराई हुई थी। मैं उन्हें लेकर सब शहर पहुंचा तो मैं विक्रम को कॉल करके बताया, मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंचा हूँ। उसने मुझे उन लड़कियों को सीधा कोठे पर लेकर पहुंचने को कहा। मेरे दिल पर बोझ था कि बढ़ता ही जा रहा था, मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की तरफ खींच रही थी। मैं यही सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर पैसे भेज सकूंगा। मैं उन लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधा काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। यह सुनकर वह लड़कियां बहुत खुश हो गई थीं कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया है, मगर वह लोग आने वाले हालात से बेखबर थीं। उन लड़कियों में से एक उस तांगे वाले की बेटी भी शामिल थी। जब मैं उन चारों लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का समय हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में दाखिल हुए तो लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, मगर बोली कुछ नहीं, बस फटी फटी आंखों से अपने चारों तरफ देख रही थीं। जहां औरतें और लड़कियां अर्धनग्न अवस्था में अपने आने वाले ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थीं। जब मैं उस कोठी की मालकिन के पास उन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो विक्रम वहां पहले से मौजूद था। उन चारों लड़कियों को देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी और आगे बढ़कर उसने पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठी की मालकिन भी खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी। वह लड़कियां घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वह लोग समझ चुकी थी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर भेज दिया गया है। मैं जब कोठे के मालकिन से पैसों की गड्डी लेकर वहां से निकला तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी, मगर हरे गुलाबी रंग के नोटों की गड्डी ने जैसे मेरे ज़मीर को मार दिया था। मैं उनकी चीख पुकार की परवाह किए बगैर वहां से निकल आया। अब इस काम में मैं धीरे धीरे माहिर होता जा रहा था और अलग अलग गांव से और दूर दराज के इलाकों से मैं कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर इस कोठे की मालकिन के हाथों बेच चुका था। उस कोठे की मालकिन मुझसे बहुत खुश थी कि मैं हर बार अच्छा माल लाकर उसके पास पहुंचाता था। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी पूरी तरह बंद कर दिया था। कोठे पर बेची गई लड़कियों की चीख पुकार अब मुझ पर कोई असर नहीं डालती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर के सारे एहसास और जज्बात मर चुके हैं। मुझे अब सिर्फ पैसों से मतलब था जो इस समय मैं बेतहाशा कमा रहा था। अब तो मेरे अंदर से अब यह भी आवाज़ आती थी कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे यह काम करने की आदत लग चुकी थी। अब तो मैं आँख और कान दोनों खुले रखता था कि कहाँ मुझे नया शिकार मिलेगा। कोठे पर बेची गई लड़कियों की चीख पुकार अब मुझ पर कोई असर नहीं डालती थी। यह काम करते हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका था और अब तक मैं एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैं विक्रम से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे अनुमति दे दी और साथ ही यह भी कहा कि अपने गांव में भी शिकार की तलाश करना, जिस पर मैंने शैतानियत से हंसते हुए सर हिला दिया। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने बराबर भेज रहा था, मगर गांव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो पत्नी और बच्चों ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया। मेरे बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बहुत खुश था। घर में रंगो रोगन हो चुका था और घर में कई कीमती सामान भी लाकर रख दिए गए थे। घर की काया पलट हो चुकी थी और यह सब इन पैसों की बदौलत हुआ था जो मैं शहर जाकर भेज रहा था। वरना एक समय वह भी था जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला भी नहीं था। मेरा बेटा भी अब जवानी की दहलीज के पर कदम रख चुका था। मुझसे जिद करने लगा कि मैं भी आपके साथ शहर जाऊंगा और पैसे कमा लूंगा, लेकिन मैंने उससे डांट कर चुप कर दिया। इतने में मेरी नज़र मेरी पत्नी की बहन पर पड़ी जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया।
था। उसने खूब कद काट निकाला था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वह मुझे पहले के मुकाबले में काफ़ी बड़ी महसूस हुई। जवानी की दहलीज पर वह कदम रख चुकी थी। मेरी पत्नी के माँ बाप को मरे हुए काफ़ी समय हो चुका था और उसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ ही रहती थी, मगर उसका दिमाग अब नॉर्मल था। उसके अंदर बचपना था। उसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इस वजह से वह दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोर थी। उसे देखते ही मेरे दिमाग में धमाका हुआ, मगर मैं इस बात को पहले तो नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन गांव में अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। वह कहते हैं ना कि हराम के पैसे में बरकत नहीं होती, वही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार तलाश करना था और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली ही नज़र आ रही थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कोई पहली नज़र में देखकर बता ही नहीं सकता था कि वह दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मेरे दिमाग में ही शैतानी ने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया। कई सालों से वह हम पर है, यह सुनकर मेरी पत्नी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने अपनी पत्नी को परेशान होते देखा था कि उसकी बहन का क्या होगा। अब तो उसकी बहन जवान हो गई थी और उसकी दिमागी कमजोरी की वजह उसके रिश्ते पर भी पड़ते। मैंने अपनी पत्नी को और शीशे में उतारने के लिए उसे पट्टी पढ़ाई कि उसकी बहन थोड़ा बहुत शहर में घूमेगी तो हो सकता है उसकी सेहत पर और उसके दिमाग पर अच्छा असर पड़े। और फिर मेरी पत्नी बिना सोचे समझे मुझ पर भरोसा रखते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर तैयार हो गई। यह काम इतना आसान होगा यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ ही दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरी पत्नी अपनी बहन को जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपने बच्चों की तरह ही पाल पोस के बड़ा किया था। बचपन से ही वह उसकी एक माँ की तरह देखभाल करती आ रही थी। और कभी कभी तो मेरी पत्नी अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। उसकी हर ज़रूरत उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। अगर उसे जरा सी भी भनक लग जाती कि मैं उसकी बहन को बेचने के लिए शहर ले जा रहा हूँ, तो वह कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले ना करती, बल्कि उल्टा मुझे ही पुलिस के हवाले कर देती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। या बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत खलियान देखकर खुश हो रही थी और साथ ही मुझे अनगिनत सवाल भी करती जा रही थी, मगर मैं उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसके सवाल मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे। मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी तरह मेरी साली मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाए। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतर के मैं उसे लेकर विक्रम के घर की तरफ रवाना हुआ। उसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो वह समझा कि मैं किसी को नौकरी का झांसा देकर लाया हूँ, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ही साली को बेचने के लिए लाया हूँ, तो वह हक्का बक्का होकर मेरी शक्ल देखने लगा। और जब मैं उसे आगे बताया कि यह दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, तो उसने मुझे यह काम करने के लिए मना कर दिया। मगर उस समय मुझ पर पैसे का भूत सवार था। मेरे बहुत जिद करने पर विक्रम ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों को लेकर कोठे की ओर रवाना हो गया। कोठे पर पहुंचकर जब मैं कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया तो वह उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो गई थी, मगर जब मैं उसे यह बात बताई कि दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने मेरी साली को खरीदने से मना कर दिया। मैंने कोठे की मालकिन से बहुत हाथ पैर जोड़े और आखिरकार वो इस बात पर राजी हुई नहीं कर पा रही थी कि वह इसे कुछ दिन रख कर देखेगी, उसके बाद ही मुझे पैसे देगी। मैं इस बात पर भी हामी भर ली और अपनी साली को कोठे की मालकिन के हवाले करके आ गया। मुझे वापस आता देखकर उसने भी मेरे साथ जाने की जिद की और तेज आवाज़ में रोने लगी, तो उस कोठे की मालकिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे वहां छोड़कर निकल आया
विक्रम के साथ उसके ही घर आ गया। अब अगला काम मेरा यह था कि अपनी पत्नी को बताता कि उसकी बहन खो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद के अंदर जमा बहुत हिम्मत करके आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर रिक्शा ढूंढने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से उसकी बहन ना जाने कहाँ चली गई, और तब से मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर मेरी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरे बच्चे भी अपनी मासी के साथ बहुत ही घुल मिल चुके थे। अपनी मासी की गुम होने की खबर सुनी तो वह भी रोने लगे। पूरा घर जैसे पागल हो गया था। मैं एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, यह कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया। मगर वहाँ जैसे मेरी पत्नी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वह अपनी बहन के लिए बुरी तरह से तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से यह सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट के बाद फ़ोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे देकर थक चुका था। मैं उनसे यही कह रहा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वह नहीं मिल रही है। लेकिन घर से फ़ोन आने बंद नहीं हो रहे थे। मैं इसका यह हल निकाला कि मैं उन लोगों के फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए, और इस तरह मेरे घर वालों के पास सवालों से मेरी जान छूट गई थी। 2 दिन से इंतज़ार में गुजर गए। कोठे की मालकिन मुझे खुद फ़ोन करके पैसे लेने के लिए बुलाएगी, मगर उसका फ़ोन नहीं आया। तो मैं खुद कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और विक्रम को लेकर कोठे की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत ना कर दी हो जिससे वह गुस्से में आ जाएं और मुझे मेरे पैसे देने से मना कर दें। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने पैसे हथियाना चाहता था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा, वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होता आगे बढ़ा तो मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी और मैं वहीं के वहीं खड़ा रह गया। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं फटी फटी आंखों से सामने का दृश्य देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं उसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया और फिर मेरे बेटे से होते हुए मेरी नज़र मेरी पत्नी पर गई, जो सामने सोफे पर अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। यह दृश्य देखकर मेरे पैरों में रही सही जान भी निकल चुकी थी। साथ ही आसपास कई पुलिस वाले भी खड़े थे और साथ ही मेरी पत्नी के वही वकील मामा खड़े थे जिनसे मेरी आज तक नहीं बनी थी। उनको देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब मैं हर तरफ से घिर चुका था। मेरी पत्नी और मेरे बेटे की आंखों में मेरे लिए नफरत थी और मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा हुआ था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर उन लोगों की तरफ देख सकूं। 2 दिन से मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझे बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर मैं उनके फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उस समय को कोसने लगा कि मैंने क्यों इन लोगों के फ़ोन का जवाब नहीं दिया। कम से कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मेरा बस चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं बस नज़रें झुकाए अपनी जगह खड़ा हुआ था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे लाल आंखों से घूर रहा था और मेरी पत्नी सामने बैठी मुझे शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी। मुझे देखते ही मेरी साली ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और वहाँ सबको बताना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया था। मेरी साली का दिमाग बस थोड़ा सा ही कमज़ोर था। वह बाकी सारी बातें समझती थी। वह इतनी भी पागल नहीं थी कि वह मेरे किए गए गलत काम को समझ ना सकती और पुलिस के सामने बयान ना दे सकती। मैं जाकर अपनी साली के पैरों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मेरी साली डरकर अपनी बहन के पीछे छिप गई। मेरी पत्नी ने मुझे गुस्से से धक्का देकर दूर गिरा दिया। मेरी पत्नी के मामा आगे बढ़े और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। कोठे की मालकिन पहले से ही सब कुछ पुलिस को उगल चुकी थी। यही वजह थी कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मेरे करतूत सबको मालूम हो गए थे। मुझे अपनी गलती का अब बहुत एहसास हो रहा था कि मैंने
क्यों इतना गंदा काम किया है जिसकी वजह से आज मैं सबकी नज़रों में गिर चुका था। कोटे की मालकिन को सारी बातें बता चुकी थी कि मैं न जाने कितनी ही लड़कियों को वहाँ धोखे से लाकर बेच दिया है। मेरी पत्नी ने और मेरी पत्नी के मामा वकील ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुझे और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख सफाई दी मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा खामोशी से मुझे गिरफ्तार होते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। पुलिस मुझे जीप में डालकर ले गई थी। मेरी चीख पुकार का घर वालों पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक समय था जब मैं किसी की चीख पुकार पर ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ भी यही हो रहा था। समय अपने आप को दोहरा रहा था और मेरा दर्द सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया था। विक्रम की ऊंचे ऊंचे लोगों में पहचान थी, इसलिए हमारी रिहाई जल्द ही हो गई थी। मगर जेल में जो दिन हमने गुजारे थे वह बहुत ही दर्दनाक थे। पुलिस की मार याद आती तो मैं तड़प जाता। उन दर्द भरे दिनों को मैं भूल नहीं सकता था। एक एक पल मैं बहुत ही दर्द में गुजारा था और अपने किए पर पछताया भी था कि मैं इतनी कितनी ही लड़कियों को की जिंदगियां बर्बाद कर दी। उन लड़कियों की बद्दुआएं मुझे कभी चैन और सुकून भी नहीं लेने देंगी। ना ही यही बात मुझे दिन रात बेचैन किए रखती थी। जेल से छूटने के बाद मैं कई दिनों तक अपने घर जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। बहुत लंबे अरसे के बाद मैं घर जाने की हिम्मत की और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। मुझ में किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो जैसे दिल बंद होने लगा था। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर कोई भी मेरी बात सुनना तो दूर, मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं कर रहा था। मैंने सबको विश्वास दिलाया कि मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसने भी मेरी बात नहीं सुनी। अपने ही बच्चे मुझसे नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। 2 दिन में अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहा। उसके बाद मैं दोबारा शहर आ गया और आज तक पलटकर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सजा है कि मैं अपने ही बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरस जाऊं। दोस्तों, मुझ जैसा इंसान माफ़ी के लायक है या नहीं, अपनी राय ज़रूर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।